कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका मंत और अब वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। यूपी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पार्टी नेताओं के साथ मंथन जारी है। प्रियंका गांधी अपने 5 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात की। यूपी में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को परखने का काम किया। देखिए, पहले स्पष्ट था कि जो कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली निकलनी है, उसको लेकर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बूथ और जो हमारी ग्राम सभा इकाइयों का गठन हुआ है उसके प्रशिक्षण को लेकर, और जो चुनाव में हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं, सभी सीटों पर वार रूम बनाना, प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करना और आने वाले दिन में हम क्या लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, इन विषयों पर लगातार बैठकें चल रही है। एक बात साफ है कि कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, बल्कि उन नेताओं को भी जोड़ने का काम कर रही है जो यूपी कांग्रेस में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। उन नेताओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार लोगों के बीच जाकर जोड़ने पर बल दे रही है। देखना ये होगा कि कांग्रेस को 2022 में कितना फायदा मिलता है। यूपी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। खबर है कि कांग्रेस यूपी में नवरात्र के बाद 50 पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इन सब को देखते हुए 30 सितंबर को एक बड़ी बैठक प्रियंका गांधी करने वाली हैं। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिनके साथ आराधना मिश्रा, धीरज गुर्जर, बाजीराव खांडे समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र सिंह और वर्षा गायकवाड़ शामिल होंगी। इस बैठक के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं और सलाहकार समूह के साथ बैठक करेंगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस की सदस्यता ली। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कन्हैया कुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे की वजह भी बताई। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के आरोपों के बाद चर्चा में आए थे। कुछ सालों से सीपीआई के साथ जुड़े रहे, लेकिन अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी मौजूद रहे, लेकिन खबर है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, वैचारिक तौर पर समर्थन देने की बात कही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी, जिसमें एक लेटर भी शेयर किया जो सोनिया गांधी के नाम पर लिखा गया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन सिद्धू के इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर अब भी कलह जारी है। वैसे पंजाब कांग्रेस के पद से सिद्धू के इस्तीफे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू ने इस कदम को इसलिए उठाया क्योंकि विधायक राणा गुरजीत सिंह को नई कैबिनेट में जगह दे दी गई और एपीएस देओल को पंजाब के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिससे सिद्धू नाराज थे। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जुबानी हमला बोला और आरोप लगाया कि 2014 से पहले देश में डर का माहौल था। पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनधन अकाउंट केवल एक अकाउंट नहीं है, शासन की पारदर्शिता का आधार बना है। एक गरीब को मिलने वाली शासन की योजना कैसे उस तक पहुंचाई जा सकती है, आज उसका माध्यम बना है। और आज आप देख रहे होंगे कि अगर शासन 1000 रुपया भेजता है तो पैसा 1000 रुपया ठीक उसके खाते में जाएगा, उसमें एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा।
केंद्र में सरकार बदलने के बाद 2014 के बाद से देश में बदलाव आया है। दुनिया में देश का मान बढ़ा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास हुआ। पहले गरीबों का हक मारा जाता था, लेकिन जनधन खातों से अब सीधे उनके खाते में पैसे जाते हैं। यूपी में 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर पार्टी गठबंधन साथियों को साथ लाने या फिर सियासी गठजोड़ का इंतजार कर रही हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव की तरफ से 11 अक्टूबर तक कोई जवाब नहीं आया तो उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से, और नहीं करते हैं। अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लड़ाना पड़ेगा। उसमें देर क्यों हो गई है? समय तो बहुत कम है। अब हमारी तरफ से देर नहीं है। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 12 अक्टूबर को वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान शिवपाल यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी इटावा, भरथना की तीनों सीटों के साथ औरैया की 3 सीटें जीतेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए। इस अभियान के तहत यूपी में करीब 1.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे गए। यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे। ये पता नहीं कहाँ धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें, लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। दरअसल सरकार पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है। इसी अभियान को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार हाईटेक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुष्टाहार की योजनाओं की निगरानी में आसानी होगी। इसके अलावा योजनाएं और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को 35 फसलों की नई किस्मों की सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया और कहा कि 35 फसलों की विशेष किस्में देश को समर्पित हैं। छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। इस बदलाव के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार किसानों के फायदे के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सीतापुर में तैयारियां तेज हैं। सिघौली तहसील के गांधी डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी की रैली होनी है, जहां से करीब 484 करोड़ से ज्यादा की सौगात सीतापुर के लोगों को देंगे और 167 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ कई और कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद कार्रवाई के खिलाफ लखनऊ समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। दरअसल पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से रोक रही थी, तभी पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान एक युवक बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। देखिए, एक वीडियो अभी हमारे संज्ञान में आया है। हमने इस संबंध में थाना प्रभारी को वीडियो के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं और यदि वादी स्वयं एप्लीकेशन देना चाहता है तो उससे एप्लीकेशन प्राप्त करके अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। खास बात ये रही कि जब विवाद हो रहा था तब पुलिसकर्मी
तमाशा देख रहे थे। फिलहाल विवाद के तूल पकड़ने के बाद अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले साल यानी कि फरवरी 2020 में दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि ये पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत को खारिज करते हुए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पूरे साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस तरह दिल्ली में लगे हुए तमाम सीसीटीवी को तोड़ा गया, उससे ये लगता है कि सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ ही शहर में रह रहे सामान्य लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ये पूर्व नियोजित साजिश थी और ये घटना पल भर के आवेश में नहीं हुई। लिहाजा इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा रही है। यूपी सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का विवादित वीडियो सामने आया है, जिसको यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया है। इससे पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई। इसमें सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी कानपुर जोन शामिल हैं। लेकिन अभी इस वीडियो की प्रामाणिकता के लिए हम लोग जांच करा रहे हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। कानून किसी के लिए भी बराबर होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। दरअसल वीडियो पुराना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कानपुर मंडल के मंडलायुक्त थे, जिसको लेकर अब सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। कैसे होगा? यहाँ इंसान बैठे काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा। कानपुर में अपने सरकारी आवास में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। को योगी सरकार के